नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग हल करेंगे नायर के द्वारा आयोजित असिस्टेंट कमर्शियल मैनेजर यानी एससीएम का प्रश्न पत्र, जो नायर के द्वारा 17 मार्च 2024 को आयोजित किया गया था। इससे पहले हम लोगों ने एओएम यानी कि असिस्टेंट ऑपरेशन मैनेजर सहायक परिचालन प्रबंधक का प्रश्न पत्र हल किया था, जिसका वीडियो अपलोड किया जा चुका है। आपने अभी तक अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अभी हम लोगों ने नायर के द्वारा जितने भी ग्रुप बी का एग्जाम आयोजित किया गया है उन सभी का प्रश्न पत्र का हम लोग इस वीडियो के सीरीज के माध्यम से हल करेंगे, जिसमें ये दूसरा वीडियो है। इसके आगे भी हम लोग नायर के द्वारा आयोजित प्रश्न पत्र को हल करेंगे। अगर आप भी नेक्स्ट एग्जाम यानी कि 4 मई 2025 को आयोजित नायर के द्वारा 70% कोटा के तहत एग्जाम में शामिल हो रहे हैं तो ये पूरे वीडियो के सीरीज जो है आपके लिए काफी लाभदायक होगा, क्योंकि इस पूरे वीडियो के सीरीज में हम जितने भी प्रश्न पत्र है सभी में जो इस्टेब्लिशमेंट सेक्शन होता है, जो फाइनेंशियल सेक्शन होता है और जो राजभाषा होता है, उन तीनों का हम लोग इस वीडियो के माध्यम से हल कर रहे हैं। तो देखिए, इस्टेब्लिशमेंट, राजभाषा और फाइनेंशियल, इन सारे पेपर में जो है 40 प्रश्न रहेंगे, जो आपके एग्जाम में एक काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। जो आपका प्रोफेशनल सब्जेक्ट है वो 70% रहेगा और बाकी 110 में से 40% जो है इस्टेब्लिशमेंट, राजभाषा और फाइनेंशियल से संबंधित प्रश्न रहेंगे। तो आपके लिए प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा वीडियो, क्योंकि एक क्वेश्चन पे हम लोग 5 क्वेश्चन बनाएंगे और एक क्वेश्चन को विस्तार से हम लोग हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आज का पहला प्रश्न यानी 71 नंबर प्रश्न से हम लोग हल करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, भारत संघ की राजभाषा क्या है? यानी देखिए, राजभाषा से संबंधित प्रश्न है। तो भारत संघ की राजभाषा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे लिखा है देवनागरिक लिपि में हिंदी, संस्कृत, किसी भी लिपि में हिंदी, अंग्रेजी। तो मैं आपको बता दूं कि भारत संघ का जो राजभाषा है वह देवनागरिक लिपि में हिंदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 यानी 72, संघ के अधिकारी की परियोजनाओं के लिए अंकों के किन रूपों का उपयोग किया जाता है? मैं आपको बता दूं कि जो राजभाषा है उसको संघ के आधिकारिक प्रयोजन के लिए जो है, जो अंक होता है, डिजिट होता है, जिसे हम लोग लिखते हैं 1 2 3। तो ये कौन सा रूप है? तो ये जो है इंटरनेशनल नंबर है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अंक का रूप है। हम लोग का जो हिंदी रूप है वो हम लोग ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4। तो ये हम लोग हिंदी का रूप है, लेकिन हम लोग 1 2 3 ये जो लिखते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय अंक के रूप में लिखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। हिंदी अंक में हम लोग नहीं लिखते हैं, हिंदी का अंक जो है ये है, तो इसलिए ये नहीं लिखते हैं। हिंदी और अंतर्राष्ट्रीय अंक दोनों भी नहीं लिखते हैं और रोमन भी हम लोग नहीं लिखते हैं। रोमन का अर्थ हो गया 1 2। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 73 है, राजभाषा से संबंधित संविधान के भाग 17 को संसद के किस वर्ष पारित किया गया था? देखिए, जो संविधान का भाग है 17 वो राजभाषा से संबंधित है और भाग 17 में ही जो अनुच्छेद है संविधान का 343 से लेके 351 तक, यानी टोटल 9 अनुच्छेद है। 343 से लेके 351 तक गिनेंगे तो टोटल 9 अनुच्छेद है जो भाग 17 में है। और यह कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 14 सितंबर 1949 को। संविधान का जो भाग 17 है वो राजभाषा से संबंधित है, जो 14 सितंबर 1949 को पारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो यहाँ पे प्रश्न बन सकता है कि भाग 17 किससे संबंधित है? तो आंध्र जो है वो राजभाषा से संबंधित है
और भाग 17 में कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं, तो अनुच्छेद 343 से लेके 351 तक। और इसमें भाग 17 में कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो आप याद कर लेंगे कि कुल 9 अनुच्छेद है, जो 14 सितंबर 1949 को पारित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 74 है, संविधान के भाग 17 में कितने अनुच्छेद है। देखिए, इससे पहले मैं बताया कि संविधान के भाग 17 में कुल कितने अनुच्छेद है, तो आप आसानी से याद कर सकते हैं कि संविधान के भाग 17 में कुल 9 अनुच्छेद है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9। यहाँ भी करेक्ट आंसर 9 दिया हुआ है। और पूछेगा कि कौन कौन सा अनुच्छेद है, तो मैं अभी बताया कि 343 से लेके 351 तक जो अनुच्छेद है वो संविधान के भाग 17 में वर्णित है। प्रश्न संख्या है 75, वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22। यानी कि अभी जो वर्तमान में संविधान के 8वीं अनुसूची जो है इसमें कुल 22 भाषा है। आप याद कर सकते हैं कि संविधान की 8वीं अनुसूची जो है किससे संबंधित है, तो राजभाषा से संबंधित है। और राजभाषा का वर्णन किस अनुसूची में है, तो आप याद कर सकते हैं कि 8वीं अनुसूची में, जिसमें कुल 22 भाषा है। इसमें और भी प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान के 8वीं अनुसूची में विदेशी भाषा कौन है, तो ये विदेशी भाषा जो है नेपाली है। मात्र एक विदेशी भाषा नेपाली है जो संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषा के रूप में शामिल है। तो राइट आंसर हो जाएगा 22। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है 76, कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। देखिए, मैं अभी बताया कि जो विदेशी भाषा है वो नेपाली है। और यहाँ पे पूछ दिया कि कौन सी भाषा जो है 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो देखिए बोडो, बोडो जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। डोंगरी भी संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल है। देखिए, मैं अभी बताया कि नेपाली भी संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल है। यहाँ पे बच रहा है भूटानी। तो भूटानी जो है ये विदेशी भाषा है, भूटान का भाषा है। तो इस तरह से भी आप छांट सकते हैं कि मात्र एक नेपाली ही विदेशी भाषा है जो संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल है। तो इस तरह से भूटानी भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 77 नंबर प्रश्न है, भारतीय संसद द्वारा राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था। तो संसद के द्वारा जो है राजभाषा अधिनियम जो है 1963 को पारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, यानी कि 10 मई 1963 को राजभाषा अधिनियम पारित किया गया था, यानी कि एक्ट पारित किया गया था। और एक पूछा जाता है कि जो भारतीय संसद द्वारा राजभाषा नियम कब पारित किया गया था। अगर नियम की बात आए, यानी कि रूल की बात आए, तो वो जो है 1976 में पारित किया गया था। 1976 में। तो दोनों क्वेश्चन आप याद कर लेंगे कि अगर अधिनियम यानी कि एक्ट पूछा जाए, एक्ट, तो एक्ट जो है पहले पारित किया गया था, यानी वर्ष 1963 में 10 मई 1963 को अगर डेट वाइज पूछे। और अगर यहीं पे एक्ट के जगह रूल कर दे, यानी कि अधिनियम की जगह नियम कर दे, तो ये वर्ष 1976 में पारित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है 78, राजभाषा नियम के अनुसार भारतीय राज्यों को कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है, यानी बांटा गया है। तो जो राजभाषा नियम है उसके तहत, राजभाषा नियम, देखिए यहाँ पे नियम की बात हो रही है। तो अभी मैंने बताया कि राजभाषा नियम जो है वर्ष 1976 में पारित किया गया था। तो राजभाषा नियम यानी 1976 के तहत भारत के जितने भी राज्य है उसको कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, तो उसको जो है 3 क्षेत्र में बांटा गया है। और कौन कौन से क्षेत्र है, तो क, ख और ग। क क्षेत्र में वह राज्य आता है जहां पे मुख्य तौर पे हिंदी हिंदी बोला जाता है। ख में वह राज्य आता है जहां पे मुख्य तौर पे जो है वहां के लोकल भाषा बोला जाता है और उसके बाद हिंदी बोली जाती है। और जो राज्य क और ख में नहीं आए उसको ग में रखा जाता है। और क को ए यानी क क्षेत्र को ए रीजन बोला जाता है, ख क्षेत्र को बी रीजन बोला जाता है और ग क्षेत्र को सी रीजन बोला जाता है। तो इंग्लिश में अगर पूछा जाए तो भारत को राज्यों को 3 क्षेत्र में बांटा गया है, ए बी सी, और हिंदी में क ख ग। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं
जैसे क क्षेत्र में जो है बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, ये सब राज्य आता है। ख क्षेत्र में दो राज्य आता है, दो और केंद्र शासित प्रदेश आता है, जिसे गुजरात और महाराष्ट्र। ख क्षेत्र में जाता है गुजरात और महाराष्ट्र, और जो क और ख में नहीं आएगा वो ग में आता है, जैसे केरल हो गया। ज्यादातर जो है साउथ इंडियन स्टेट जो होते हैं ग क्षेत्र यानी कि सी रीजन में आते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा तीन, यानी कि तीन क्षेत्रों में बांटा गया है राजभाषा नियम के तहत। क्वेश्चन संख्या 79 है, कौन सा मंत्रालय राजभाषा विभाग की देख रेख करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय, यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है वह राजभाषा से संबंधित जो भी कार्यकाल होता है उसको देख रेख करता है। 80 नंबर प्रश्न है, राजभाषा नियम के अनुसार तमिलनाडु किस क्षेत्र में आता है? मैं अभी बताया कि राजभाषा नियम यानी कि वर्ष 1976 में, नियम की बात आए तो 1976 में पूछा गया आंसर देना है, और अधिनियम की बात आए तो 1963 में। अब देखिए राजभाषा नियम, मैं आपको बता दूं कि भारत के जितने भी राज्य है किसके तहत बांटा गया है, तो भारत के राजभाषा नियम यानी 1976 के तहत जो है तीन भागों में बांटा गया है, क ख ग। तो वही पूछ रहा है कि जो तमिलनाडु राज्य है वो किस क्षेत्र में आएगा, तो मैंने अभी बताया कि जो क और ख में नहीं आए वो ग में आएगा। तमिलनाडु राज्य जो है ये ग क्षेत्र में यानी कि सी रीजन में आता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। यहाँ पे राजभाषा से संबंधित प्रश्न खत्म हो गया। अब यहाँ पे 1 नंबर से शुरू हो रहा है इस्टेब्लिशमेंट का प्रश्न, और इसके बाद जो आएगा फाइनेंशियल का। तो पहला प्रश्न है, निलंबन का आदेश खाली दिनों से अधिक मान्य नहीं होगा यदि बढ़ाया नहीं जाता है। निलंबन यानी कि सस्पेंशन, अगर कोई कर्मचारी को सस्पेंड किया जाता है तो कुछ समय अवधि के बाद उसको रिव्यू किया जाता है कि इसका जो सस्पेंशन अवधि है उसको आगे बढ़ाना है या सस्पेंशन जो है उसको रिवोक यानी खत्म कर देना है। तो कितने दिन तक उसको बिना रिव्यू किए रह सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 दिन। तो आप याद कर लेंगे कि कोई भी कर्मचारी को अगर सस्पेंड किया जाता है तो उसको 90 दिन से अधिक तक नहीं रख सकते हैं। 90 दिन कंप्लीट होने से पहले उसको रिव्यू करना होगा। अगर रिव्यू में लगता है कि इसका सस्पेंशन अवधि बढ़ाने की आवश्यकता है तो नेक्स्ट 180 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। एक बार फिर से समझिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। जो सस्पेंशन पीरियड होता है, पहली बार अगर किसी कर्मचारी को सस्पेंड किया जाता है तो 90 दिनों के लिए किया जाता है। सपोज कीजिए कि 90 दिन, उसको अगर 10 दिन में उसका सस्पेंशन पीरियड खत्म कर दिया गया तो कोई बात नहीं। अगर 90 दिन तक रह गया तो उसको अगर 90 दिन से पहले रिव्यू नहीं किया गया तो जैसे ही 91 दिन होगा तो उसका सस्पेंशन पीरियड जो होगा मान्य नहीं होगा। इसलिए 90 दिन से पहले उसको सस्पेंशन पीरियड को रिव्यू करना होगा। अगर रिव्यू किया जाता है और उसको लगता है जो सस्पेंड उसको जो निलंबन किए हैं अधिकारी उनको लगता है कि सस्पेंशन पीरियड बढ़ाने की आवश्यकता है, तो नेक्स्ट उसके बाद 180 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। यानी जितने भी सस्पेंशन पीरियड बढ़ेगा सभी 180 दिनों तक ही बढ़ाया जाएगा, 180 दिनों से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे इसके अनुसार 90 दिन हो जाएगा। प्रश्न संख्या है 2 नंबर, निम्नलिखित में से क्या माइनर पेनाल्टी के तहत सजा नहीं है? यानी कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए पनिशमेंट अंडर माइनर पेनाल्टी, यानी कि इसमें कौन सा एक माइनर पेनाल्टी नहीं है? तो माइनर पेनाल्टी स्टॉपेज ऑफ पास, यानी कि पास पीटीओ का रोकना जो है माइनर पेनाल्टी आता है, तो ये सही है, यानी कि ये माइनर पेनाल्टी है। स्टॉपेज ऑफ पीटीओ, देखिए पास पीटीओ ये भी माइनर पेनाल्टी है। सेंसर, जो माइनर पेनाल्टी होता है या कोई भी पेनाल्टी होता है उसमें सबसे छोटा पेनाल्टी जो है सेंसर ही होता है। सस्पेंशन, मैं आपको बता दूं कि सस्पेंशन जो है कोई पेनाल्टी नहीं है, जबकि यह एक प्रक्रिया है। किसी कर्मचारी को सस्पेंशन किया जाता है कि उसको जो कार्यालय है उससे दूर रखा जा सके। सस्पेंशन पेनाल्टी नहीं है, यानी कि जो डीएआर रूल है, रूल के नियम 6 में जो है पेनाल्टी का वर्णन किया गया है, यानी कि नियम 6 के तहत पेनाल्टी को रखा गया है। तो इस नियम 6 में सस्पेंशन नहीं आता है।
नियम 6 में पास रोकना, पीटीओ रोकना और सेंसर ये सभी आता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सस्पेंशन। प्रश्न संख्या है 3, ट्रेन किराए के खाली स्थान के भुगतान पर टिकट बुक करने के लिए पीटीओ का लाभ उठाया जा सकता है। ऑन पेमेंट ऑफ द ट्रेन फेयर पीटीओ कैन बी एबल फॉर बुकिंग टिकट। इसका सीधा सा फंडा है कि अगर हम पीटीओ पे टिकट करा रहे हैं तो जितना ट्रेन का किराया है उसका कितना भाग देंगे तो हमारा टिकट बन जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर पीटीओ पे टिकट कराया जाए तो 1/3 किराया का भुगतान करके आप जो है टिकट करा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/3। प्रश्न संख्या 4 है, पास नियम के तहत परिवार में शामिल नहीं है। फैमिली अंडर पास रूल डज नॉट इंक्लूडिंग, यानी जो फैमिली होता है वो पास नियम के तहत फैमिली में इनमें कौन सा ऑप्शन शामिल नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन नंबर 1 जो है स्पाउस, यानी कि जो पति या पत्नी, ये दोनों है। अगर पति नौकरी कर रहा है तो उसकी पत्नी जो है वो फैमिली में शामिल होगी, चाहे वो कमा रही है या नहीं कमा रही है, या जितने भी कमा रही है किसी भी कंडीशन में उसके स्पाउस जो होते हैं वह फैमिली में शामिल होते हैं। अनमैरिड डॉटर ओवर 30 ईयर्स, जो अविवाहित पुत्री होती है वो भी फैमिली में शामिल होती है, चाहे वो नौकरी कर रही है यानी वो कमा रही है या नहीं कमा रही है, जब तक वह अनमैरिड है वो पास नियम के तहत फैमिली में शामिल होगी। इम्प्लाइड सन ओवर 21 ईयर्स, यानी कि 21 साल से अधिक उम्र का नौकरी पेशा बेटा। देखिए यहाँ पे जो है, अगर आपका बेटे का उम्र जो है 21 साल हो गया और वह कमाने लगा, तो जैसे ही बेटा की उम्र 21 साल हो जाएगा और वह कोई रोजगार करने लगेगा तो ये आपका फैमिली के पास रूल में शामिल नहीं होगा। एक और हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं नीचे वाला। 4 नंबर ऑप्शन है डिपेंडेंट विडो डाउटर, आश्रित विधवा बेटी। तो देखिए जो विडो बेटी होती है वो पास नियम में फैमिली में शामिल होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, यानी कि 21 साल का नौकरी पेशा बेटा यानी रोजगार करता हुआ बेटा। प्रश्न संख्या 5 है, HOER यानी कि व्हाट आर द स्टैंडर्ड आवर ऑफ ड्यूटी फॉर इंटेंसिव कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडर HOER रूल, यानी कि जो HOER रूल 2005 है उसके तहत 4 क्षेत्रों में कर्मचारियों को रोजगार के तहत बांटा गया है। इंटेंसिव, कंटिन्यूअस, EI और एक होता है एक्सक्लूडेड। यानी कि HOER नियम 2005 के तहत जो रेलवे कर्मचारी हैं उनके रोजगार के तहत उनके जो काम होता है उसको देखते हुए 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। एक को कहते हैं इंटेंसिव, कंटिन्यूअस, EI और एक्सक्लूडेड। इंटेंसिव का जो स्टैंडर्ड आवर्स होता है वो 42 आवर्स होता है, यानी कि इंटेंसिव कैटेगरी के तहत जो कर्मचारी कार्यरत होते हैं, जैसे आमतौर पर इंटेंसिव में वह कर्मचारी आते हैं जिनका काम जो होता है काफी हार्ड होता है और उनको ड्यूटी के दौरान बहुत कम समय के लिए रेस्ट मिलता है। जैसे सेक्शन कंट्रोलर जो होते हैं उन इंटेंसिव कैटेगरी के तहत आते हैं और उनको एक सप्ताह में 42 आवर्स का काम करना होता है। कंटिन्यूअस होते हैं वह कर्मचारी जो काम लगातार करते हैं लेकिन उनको इंटेंसिव से थोड़ा कम मेहनत रहता है, तो इसका जो स्टैंडर्ड आवर्स होता है वो 48 आवर्स होता है। EI जो होते हैं इनका एवरेजिंग पीरियड जो होता है वो 2 वीक का रखा जाता है और इनका जो स्टैंडर्ड आवर्स होता है वो 60 आवर्स का और 72 आवर्स का होता है। इनको दो कैटेगरी में बांटा गया है। EI जो होते हैं वो अगर रोड साइड स्टेशन पे हैं, अगर रोड साइड स्टेशन पे कार्य कर रहे हैं और उनको वहां पे एक आवास दिया गया है तब उनको 72 आवर्स का ड्यूटी करना रहता है। और अगर EI कैटेगरी जो रोड साइड स्टेशन पे काम कर रहे हैं और उनको उस रोड साइड स्टेशन पे कोई आवास प्रोवाइड नहीं कराया गया है, यानी कि वहां से 1.6 किलोमीटर से दूर आवास दिया गया है, तो उनको 60 आवर्स एक एवरेजिंग पीरियड में ड्यूटी करना होगा। और एक्सक्लूडेड कैटेगरी के अंदर वह कर्मचारी आते हैं जो सुपरवाइजर कैटेगरी होते हैं, जैसे
जो हॉस्पिटल होता है वहाँ के जो चीफ मैट्रन होती है, जो आपका एसएससी सीनियर सेक्शन इंजीनियर होता है, जो स्टेशन पे स्टेशन सुपरिटेंडेंट होता है, ये लोग जो है एक्सक्लूडेड कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इंटेंसिव कैटेगरी का जो स्टैंडर्ड आवर्स क्या होता है, तो ये हो जाएगा 42 आवर्स। अगर यही कंटिन्यूअस के बारे में पूछा जाता तब हो जाता 48 आवर्स। प्रश्न संख्या है 6 नंबर। निम्नलिखित में कौन एचओईआर नियम के तहत बहिष्कृत एक्सक्लूडेड श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है? देखिए अभी मैं बताया एक्सक्लूडेड, यानी कि विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट कम अंडर एक्सक्लूडेड कैटेगरी अंडर एचओईआर रूल। अभी मैं बताया कि एचओईआर रूल के तहत जो है कर्मचारियों को 4 कैटेगरी में बांटा गया है, इंटेंसिव, कंटिन्यूअस, ईआई और एक्सक्लूडेड। तो यही पूछा जा रहा है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा एक्सक्लूडेड में नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पे चीफ मैट्रन, मैं बताया अभी कि हॉस्पिटल के जो चीफ मैट्रन होती है वह एक्सक्लूडेड कैटेगरी में आती है, क्योंकि इनका काम मैनेजमेंट करना रहता है। उसके बाद तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान कर रहे रेलवे स्कूल के कर्मचारी, स्टाफ ऑफ रेलवे स्कूल इम्पार्टिंग टेक्निकल टीचिंग। मैं अभी यहाँ पे देखिए ये भी जो है एक्सक्लूडेड कैटेगरी में आते हैं। कमर्शियल इंस्पेक्टर, जो वाणिज्यिक निरीक्षक होते हैं, ये भी एक्सक्लूडेड कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ये सभी जो है सुपरवाइजरी पोस्ट है। और यहाँ पे सैलून अटेंडेंट, जो सैलून का अटेंडेंट होते हैं, ये जो है ईआई कैटेगरी में आते हैं। ईआई कैटेगरी में आते हैं, यानी एक्सक्लूडेड में नहीं आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या 7 है, 2 से कम जीवित बच्चों वाले रेलवे कर्मचारी को मातृत्व अवकाश अधिकतम कितने दिनों के लिए दिया जा सकता है? मैटरनिटी लीव टू ए रेलवे एम्प्लॉई विथ लेस देन 2 सर्विंग चिल्ड्रेन कैन बी ग्रांटेड फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ डेज। यानी कि जो मैटरनिटी लीव होता है, यहाँ पे मैटरनिटी लीव रेलवे कर्मचारी के प्रथम 2 जीवित बच्चों के लिए ही दिया जाता है। तो यहाँ पे पूछा जाता है कि जिन कर्मचारी के 2 से कम जीवित बच्चे हैं, उनको जो मैटरनिटी लीव है वो मैक्सिमम कितने दिनों के लिए दिया जा सकता है? तो जो मैटरनिटी लीव होता है वो मैक्सिमम 180 दिनों के लिए दिया जाता है, जो एक महिला रेल कर्मचारी को दिया जाता है। और वहीं अगर पीएल जो होता है वो पैटर्निटी लीव होता है, ये पुरुष रेल कर्मचारी को दिया जाता है, जो मात्र 15 दिनों के लिए दिया जाता है, एक बच्चे के जन्मदिन पर और दूसरे बच्चे के जन्मदिन पर भी 15 दिन के लिए। यानी कि 2 जीवित बच्चों के लिए पैटर्निटी लीव 15-15 दिन के ले सकते हैं, और मैटरनिटी लीव भी 180 दिन और 180 दिन के लिए ले सकते हैं। यहाँ पे पैटर्निटी लीव के बारे में एक और है कि आपको बच्चे के जन्मदिन के बाद, यानी जन्म दिवस के मैक्सिमम 6 माह के अंदर जो है आपको पैटर्निटी लीव को ले लेना होता है, नहीं तो ये आपका पैटर्निटी लीव जो है यह एक्सपायर कर जाएगा। यहाँ पे प्रश्न संख्या 8 है, स्वीकार छुट्टी की स्वीकार छुट्टी की किस अवधि के भीतर प्रतिपूरक अवकाश कंपनसेटरी लीव का लाभ उठाना होगा? विद इन व्हाट पीरियड ऑफ एडमिसिबल लीव विथ ए कंपनसेटरी लीव हैव टू बी एबल। यानी कि जो हम लोग शॉर्ट में सीआर बोला जाता है, जो हम लोग किसी अपने रेस्ट के बदले, यानी जिस दिन मेरा रेस्ट रहता है उस दिन हम लोग ड्यूटी करते हैं, तो उस रेस्ट के ड्यूटी के बदले हम लोग अगले किसी दिन को हम लोग सीआर के लिए लेते हैं, सीआर के तौर पे। तो वहीं पूछा जा रहा है कि जो आपका सीआर है वह कितने दिन के भीतर ले लेना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 मंथ, यानी कि 30 दिन के भीतर ले लेना चाहिए। तो आप याद रखेंगे सीआर का उपयोग जो है 30 दिन के अंदर कर लेना चाहिए, नहीं तो सीआर आपका जो है एक्सपायर कर जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलएचएपी। यानी एलएचएपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है लीव ऑन हाफ एवरेज पे। तो यहाँ पे कहा लीव अगेंस्ट नहीं होगा, लीव ए अगेंस्ट नहीं होगा, लीव अगेंस्ट नहीं होगा, यहाँ पे लीव अगेंस्ट हाफ, सॉरी, लीव अगेंस्ट हॉस्पिटल नहीं होगा, लीव अगेंस्ट हाफ अलाउंस नहीं होगा, लीव अगेंस्ट हाफ एवरेज पे। इसका राइट आंसर ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ प्रेम। यानी कि प्रेम का जो फुल फॉर्म क्या होता है? तो प्रेम का फुल फॉर्म होता है पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज इन मैनेजमेंट।
तो पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज इन मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर 1 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। पी से पार्टिसिपेशन याद रखेंगे, पीरियडिक पीरियोडिक नहीं होता है, पीरियोडिक नहीं होता है, पेंशन नहीं होता है, पी से पार्टिसिपेशन। 11 नंबर प्रश्न है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FAA इन द कॉन्टेस्ट टेस्ट ऑफ RTI, यानी कि RTI के संदर्भ में FAA का पूरा रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट अप्लिएंट ऑथोरिटी। ये प्रश्न जो है सेम जो AOM का प्रश्न हुआ था उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। तो आप याद कर लेंगे कि फर्स्ट अप्लिएंट ऑथोरिटी जो RTI के तहत होता है, यानी कि जो कोई RTI के तहत पहला अपील करता है तो उसी को, जिसके पास वो अपील करता है उसी के ऑथोरिटी को FAA बोला जाता है। प्रश्न संख्या 12 है कि कैजुअल लीव कैन बी प्रेफिक्स या सफिक्स विथ, यानी कि जो आकस्मिक अवकाश होता है किसके साथ जोड़ा जा सकता है? तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगा कि जो कैजुअल लीव होता है या जो लीव होता है, लीव रूल, वह IREC यानी कि इंडियन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट कोड 1 के चैप्टर 5 में है। जितने भी लीव रूल है वो IREC के वॉल्यूम 1 के चैप्टर 5 में है, और चैप्टर 5 में CL का वर्णन नहीं है। इस तरह से CL एक लीव के तहत नहीं माना जाता है। तो यहाँ पे सिंपल सा फंडा है कि जो IREC के चैप्टर 5 है इसके तहत जितने भी लीव दिया गया है, इन लीव के साथ जो है कैजुअल लीव को नहीं जोड़ा जा सकता है। तो जैसे LAP है वह चैप्टर 5 में है, हाफ LAP है वो भी चैप्टर 5 में है, उसी तरह से मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव, ये सभी चैप्टर 5 में है। तो इन किन्हीं के साथ जो है कैजुअल लीव को नहीं जोड़ा जा सकता है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे RH। अब बहुत सारे लाइन कर्मचारी होंगे जिनको RH के बारे में नहीं जानकारी होगा। तो RH जो होता है यह रेलवे में ऑफिशियल जो कर्मचारी होते हैं या DRM बिल्डिंग में जो कार्यरत कर्मचारी होते हैं उनको 2 दिन का RH मिलता है पूरे साल में, और उनको 8 दिन का CL मिलता है। इस तरह से इनको 10 दिन। तो RH जो होता है वह कैजुअल लीव के साथ जो है इसको जोड़ा जा सकता है। प्रश्न संख्या 13 है, विच टू काइंड्स ऑफ लीव कैन नॉट बी कंबाइंड, किन दो प्रकार के अवकाश को संयुक्त नहीं किया जा सकता है? मैं अभी बताया कि चैप्टर 5 के तहत जितने भी लीव है उन सभी को एक दूसरे के साथ कंबाइंड किया जा सकता है, लेकिन अगर उसमें जितने भी लीव है उसके साथ CL को कंबाइंड नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से आप छांट सकते हैं। देखिए LAP और हाफ LAP को आप कंबाइंड कर सकते हैं क्योंकि ये IREC के चैप्टर 5 में है। आप LAP और कैजुअल लीव को कंबाइंड नहीं कर सकते हैं क्योंकि LAP जो है यह चैप्टर 5 में है जबकि CL चैप्टर 5 में नहीं है। इस तरह से CL को लीव नहीं माना जाता है, तो CL को आप LAP के साथ कंबाइंड नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। हाफ LAP और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, हाफ LAP भी चैप्टर 5 में है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी चैप्टर 5 में है। मैटरनिटी लीव और लीव नॉट ड्यू, मैटरनिटी लीव भी चैप्टर 5 में है और लीव नॉट ड्यू भी चैप्टर 5 में है। तो जो चैप्टर 5 में है वो सभी एक दूसरे के साथ कंबाइंड हो सकते हैं और CL के साथ कंबाइंड नहीं हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 नंबर है, द APR ऑफ नॉन गैजेटेड स्टाफ इन लेवल 6 ग्रेड पे 4200 इज यूजुअली रिपोर्टेड अपॉन बाय। देखिए जो APR होता है यानी कि एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, इसका फुल फॉर्म होता है, इसको जो है लेवल 6 एवं इसके अबव जितने भी नॉन गैजेटेड एम्प्लॉय होते हैं उसके APR को 3 भागों में बांटा गया है, यानी कि 3 तरह से APR भरा जाता है। पहला अधिकारी जो होते हैं रिपोर्टिंग अधिकारी होते हैं, उसके बाद जो होते हैं रिव्यू होते हैं, और अंत में जो अधिकारी होते हैं वो एक्सेप्टेड अधिकारी होते हैं। यानी कि रिपोर्टिंग, रिव्यू और एक्सेप्टेड, यानी कि 3 पार्ट में लेवल 6 के APR को भरा जाता है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि जो लेवल 6 के कर्मचारी हैं उसके रिपोर्टिंग ऑफिसर जो होंगे यानी रिपोर्टेड कर्मचारी जो होंगे वह कम से कम कौन लेवल के होंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीनियर सुपरवाइजर इन लेवल 7, यानी कि कम से कम
नॉन गैजेटेड कर्मचारी हैं तो लेवल 7 में होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। और इसमें एक प्रश्न और पूछा जाता है, जैसे कि ये ग्रुप बी के एग्जाम का प्रश्न पत्र हम लोग हल कर रहे हैं। तो आप ग्रुप बी के जब एग्जाम देंगे तो जो आपके एपीआर में 25 नंबर का मार्क्स रहता है, उसमें एपीआर की गणना कैसे किया जाता है। तो एपीआर में दो भाग होता है, एक सेक्शन 1 और एक होता है सेक्शन 2। तो सेक्शन 2 जो होता है, इसको भरने के लिए कम से कम जूनियर स्केल ऑफिसर का होना जरूरी है। तो अगर इस तरह से प्रश्न पूछा जाए कि लेवल 6 के कर्मचारियों का जो एपीआर का भाग 2 होता है यानी सेक्शन 2 होता है, तो उसको कौन से लेवल के अधिकारी या कर्मचारी भर सकते हैं, मिनिमम किस लेवल के। तो इसका राइट आंसर होगा जूनियर स्केल यानी मिनिमम जूनियर स्केल। यानी कि सेक्शन 2 को सीनियर सुपरवाइजर स्केल यानी लेवल 7 के कर्मचारी नहीं भर सकते हैं। प्रश्न संख्या है 15। विच फार्मूला इज करेक्ट फॉर कैश इन ट्रांजिट। यानी कैश इन ट्रांजिट का जो फार्मूला है वो कौन सा राइट है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बैलेंस ऑफ कैश फॉर ए मंथ एज पर जनरल बुक, बैलेंस ऑफ कैश फॉर ए मंथ एज पर ट्रैफिक बुक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। प्रश्न संख्या 16 है, वे कौन सी लागतें हैं जो एक निश्चित अवधि के में यातायात की मात्रा में परिवर्तन के बावजूद स्थिर रहती है। तो ये राइट आंसर हम लोग इसका देखेंगे तो फिक्स कॉस्ट। जो फिक्स कॉस्ट होता है वह निश्चित ये अवधि में यातायात की मात्रा में जो है परिवर्तन के बावजूद भी वह निश्चित रहती है यानी फिक्स रहती है। प्रश्न संख्या 17 है कि विशेष परिस्थितियों में रेलवे कर्मचारी को असाधारण छुट्टी दी जा सकती है जब, यानी किन किन कंडीशन में जो है रेलवे कर्मचारी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव दिया जा सकता है। तो जब कोई छुट्टी उसके लीव अकाउंट में नहीं हो तब दिया जा सकता है। अदर लीव एडमिसिबल बट रेलवे सर्वेंट अप्लाइज इन राइटिंग ऑफ ईओएल। उसके लीव अकाउंट में दूसरा छुट्टी शेष यानी अवेलेबल है, लेकिन कर्मचारी चाहता है कि हम ईओएल ही ले, तो लिखित तौर पर अगर ईओएल की मांग कर रहा है फिर भी हम लोग दे सकते हैं। और फॉर द पर्पस ऑफ प्रिज्यूम्ड स्टूडाइज सर्टिफिकेट टू बी पब्लिक इंटरेस्ट, यानी अगर वह लीव अध्ययन कर रहा है तो उस कंडीशन में भी उसको ईओएल दिया जा सकता है। तो ये सभी राइट हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या 18 है, एनपीएस स्टैंडर्ड 4। देखिए एनपीएस वाला प्रश्न भी जो एओएम के क्वेश्चन में पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेशनल पेंशन सिस्टम। इसमें बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं, न्यू न्यू पेंशन सिस्टम। ये राइट आंसर, इसको न्यू पेंशन सिस्टम भी बोला जाता है, लेकिन इसके अनुसार जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 2 यानी नेशनल पेंशन सिस्टम, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली। प्रश्न संख्या है 19, सरकारी कर्मचारी एनपीएस के लिए अपने वेतन के कितने प्रतिशत के मासिक योगदान करते हैं। गवर्नमेंट इम्प्लाइज मई के मंथली कंट्रीब्यूशन एट द रेट ऑफ इतना ऑफ देयर सैलरी टुवर्ड एनपीएस। जो रेलवे कर्मचारी होता है उनके सैलरी अकाउंट से कितना परसेंट उनको एनपीएस में जमा होता है। तो इसका राइट आंसर 10% हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और जो सरकार होती है वो 14% देती है, 14%। यहाँ पे अगर इम्प्लायर की बात हो तो 14% हो जाएगा। अभी सरकार घोषणा किया है कि मैं 14% को बढ़ा के 18% कर दूंगा, लेकिन फिलहाल में अभी 14% है इम्प्लायर की तरफ से और 10% है इम्प्लाई की तरफ से। तो इस क्वेश्चन का अनुसार राइट आंसर 10 हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, एक रेलवे कर्मचारी को औसत वेतन पर छुट्टी के नकदीकरण का लाभ उठाने की अनुमति कितने दिनों तक दी जा सकती है। अप टू हाउ मेनी डेज कैन ए रेलवे एम्प्लॉइज बी परमिटेड टू अवेल इनकैशमेंट ऑफ लीव ऑन एवरेज पे। यानी कि जो रेलवे कर्मचारी होता है उसको नौकरी पीरियड में यानी कि पूरे सेवा काल में वह मैक्सिमम एक बार में कितने एलपी को लीव इन कैश करा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10। और ये मैक्सिमम 10 छुट्टी को लीव इनकैशमेंट करा सकता है एक बार में, लेकिन इसमें मिनिमम की बात किया जाए तो ये चाहे तो 5 एलपी को भी लीव इनकैशमेंट करा सकता है।
और पूरे सेवा काल में अगर एक बार में 10 कराता है तो पूरे सेवा काल में 6 बार वो लीव इनकैशमेंट करा सकता है। यानी कि सेवा काल में आप 60 एलपी को लीव इनकैश करा सकते हैं और रिटायरमेंट के समय जो है 300 एलपी को आप लीव इनकैशमेंट करा सकते हैं। इस तरह से सेवा काल और रिटायरमेंट को मिला के 300 एलपी को आप लीव इनकैशमेंट करा सकते हैं। और ये एक बार में आप अगर आप 10 दिन का लीव इनकैशमेंट कराते हैं तो 2 साल के बाद जो है फिर से आपको लीव इनकैशमेंट के लिए अप्लाई करने का ऑप्शन आएगा। यानी कि इसका जो एक स्लैब बनाया हुआ है, आप 2 साल से पहले लीव इनकैशमेंट नहीं करा सकते हैं। प्रश्न संख्या है 21, डिपॉजिट वर्क मीन्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा डिपॉजिट वर्क मीन्स, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा कि रेलवे द्वारा किया गया कार्य जिसकी लागत गैर रेलवे स्रोत से पूरी की जाती है। यानी कि वर्क डन बाय रेलवे द कॉस्ट ऑफ विच मेट आउट ऑफ फंड फ्रॉम नॉन रेलवे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या है 22, दो राज्यों के बीच माल और सेवाओं की आपूर्ति से जुड़े सभी लेन देन के लिए निम्नलिखित में कौन सा जीएसटी लगाया जाता है। अगर दो राज्यों के बीच जीएसटी की बात किया जाए तो आईजीएसटी लगाया जाता है। प्रश्न संख्या 23 है, आईआरएफसी स्टैंड्स फॉर, यानी आईआरएफसी का पूरा रूप क्या है। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। प्रश्न संख्या 24 है, टू विच अकाउंट इज द एक्सपेंडिचर ऑन सेरेमोनियल ओकेजन चार्ज। औपचारिक अवसरों पर व्यय किस खाते पर प्रभारित किया जाता है। तो इसका जो है औपचारिक, यानी कि इसको राइट आंसर हम लोग मानेंगे रेवेन्यू। प्रश्न संख्या 25 है, फॉर व्हाट पर्पस आर अब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट प्रिपेयर्ड फॉर ए वर्क प्रोजेक्ट। यानी किसी कार्य अभिलेख परियोजनाओं के लिए एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट सार अनुमान किस उद्देश्य के लिए तैयार किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हम लोग देखेंगे तो इसका राइट आंसर जो है, करेक्ट आंसर दिया है गेटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल टू द वर्क। इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है, बोर्ड द्वारा कार्यक्रम में एक साथ समूहीकृत और स्वीकृत कार्यों को क्या कहा जाता है। अगर एक साथ बहुत सारे कार्यों के काम करने के लिए जो है प्रोग्राम दिया जाए तो उसको अम्ब्रेला वर्क कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। प्रश्न संख्या है 27, व्हाट इज लॉ बुक, यानी लॉ बुक क्या है। लॉ बुक का फुल फॉर्म बताना है यहाँ पे आपको। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा 27 नंबर का फुल फॉर्म है ए नंबर, यानी कि लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड वर्क, फुल फॉर्म। प्रश्न संख्या 28 है, एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड। एक समझौता जो कानून द्वारा लागू करने योग्य है उसे क्या कहा जाता है। तो 28 का जो राइट आंसर है कॉन्ट्रैक्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। जो रेलवे और एक कॉन्ट्रैक्टर के बीच किसी काम को करने का करारनामा कराया जाता है उसको कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। प्रश्न संख्या 30 और आज के लिए अंतिम प्रश्न, और इस प्रश्न पत्र का भी अंतिम प्रश्न है। तो प्रश्न है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी किसी शारीरिक या मानसिक दुर्बलता के कारण सेवा से सेवानिवृत्त होता है जो उसे सेवा के लिए स्थायी रूप से अक्षम कर देता है, कौन सी पेंशन दी जाती है। विच पेंशन मे बी ग्रांटेड इफ ए रेलवे गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर फ्रॉम द सर्विस ऑन अकाउंट ऑफ एनी बोडली या मेंटली इन्फर्मिटी विच परमानेंटली इनकैपेसिटीज हिम फॉर द सर्विस। यानी जो इनवाइलिड हो जाते हैं अपने सेवा अवधि में, पूर्ण रूप से अक्षम हो जाते हैं और उनको रेलवे उनको रिटायर कर देती है तो उनको भी पेंशन दिया जाता है। तो जब पूर्ण रूप से अक्षम के कारण वो रिटायर हुए तो जो पेंशन मिलेगा उसको कौन पेंशन बोला जाता है। तो इसको जो है इनवाइलिड पेंशन बोला जाता है, यानी अक्षम पेंशन। तो ये था इस्टेब्लिशमेंट, फाइनेंशियल और राजभाषा से संबंधित
नायर द्वारा आयोजित 17 मार्च 2024 को एससीएम यानी असिस्टेंट कमर्शियल मैनेजर का प्रश्न पत्र। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैं इसी क्रम में आगे और नायर द्वारा आयोजित प्रश्न पत्र को हल करेंगे। तो आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने तैयारी को मजबूत बनाने में सहयोग लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।